आदाबर से मैं याह्या खान। प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमारे मुल्क में हुकूमत ने तालीम के लिए कई स्कीमात जारी कर रखी हैं। हुकूमत चाहती है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि मुस्तकबिल की कौम अपने पैरों पर खड़े हो सके और जो कुछ माजी में गुजरा है वो समझ सके। इस एतबार से चाहे वह स्टेट हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, एक बहुत बड़ा बजट हर साल तालीम पर खर्च कर रही है। दूसरी तरफ ग्राउंड पर जहाँ पर तालीमी इदारे मौजूद है, जहाँ प्रैक्टिकली बच्चों को तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इस पॉलिसी का कितना अमल हो रहा है और जो पॉलिसी बनाई गई है, चाहे वो नई एजुकेशन पॉलिसी हो या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो। जो नई एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जो पॉलिसी नई बनाई गई है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है, कहाँ तक मुमकिन है प्रैक्टिकली उसे अमल में लाना, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है मोहतरमा ज़किया सब्ज़वारी साहब मैडम साहिबा, जो एक लंबा तजुर्बा रखती है इस मैदान में। करीब 35 साल तक उन्होंने 35 से 40 साल तक इस तालीमी मैदान में अपना काम अंजाम दे रही है और बच्चों की नफ्सियात को और तालीमी इदारों के मैनेजमेंट को बहुत करीब से देखा है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो चाहती है और जिसके लिए इतना सारा बजट हुकूमत इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, क्या वो ग्राउंड पर जहाँ पर अमल हो रहा है या नहीं। मैडम, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैडम कि जो नई तालीमी पॉलिसी हुकूमत की है, तो आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है इस फील्ड में, क्या आप उससे मुतमईन हैं या कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत आप महसूस करती हैं? ये जो नई पॉलिसी आई है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। वो ठीक है, बराबर है अपनी जगह पर, लेकिन उसकी वजह से अमल तदरीस में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वजह से बच्चे को जो मद्देनज़र रख के तालीम दी जा रही है उसमें बच्चे को सज़ा तो बिल्कुल देना ही नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ नहीं दी जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी बात आसानी से नहीं मानते। मैं समझती हूँ बच्चा दो ही वजह से तरीक़े से पढ़ सकता है, या तो शौक़ से या फिर खौफ से। अब शौक़ के ताल्लुक़ से तो हर एक इंसान वाकिफ़ है कि बच्चों में कितना शौक़ है। ज़्यादातर बच्चे शौक़ से नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ज़बरदस्ती ही कराना है। अब अगर ज़बरदस्ती कराना है तो थोड़ी सी सज़ा कहीं ना कहीं देना पड़ती है। थोड़ा डर ज़रूरी है। डर ज़रूरी है, सज़ा तो उसके लिए सज़ा ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट अगर इस बात को थोड़ा सा समझ ले और एक थोड़ी सी छूट रियायत अगर असातिज़ा को दे दे तो ज़्यादा बेहतर है और बच्चे को जो है पढ़ाने में सिखाने में उन लोगों को आसानी होगी। आज जो मुश्किल पेश आ रही है उससे कम से कम बच सकेंगे। 8वीं जमात तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, ये भी उस पॉलिसी में है। हाँ, ये भी है और उसको हमारे पास ख़ासकर उर्दू मीडियम में तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ ये समझ कर लिया जा रहा है कि बच्चे को फेल नहीं करना है, यानी पास करना है। हालांकि गवर्नमेंट का मंशा ये है कि बच्चे को फेल ना करे, यानी उसमें इतनी काबिलियत लाए कि वो फेल ना हो, लेकिन उसको अदरवाइज़ में लेकर कि भाई नहीं फेल नहीं करना है तो किसी भी तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। टीचर्स को मेहनत करनी है बच्चे पर ताकि वो फेल ना हो। असल बात यही है, लेकिन वो ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि बच्चा फेल नहीं होना है तो उसके लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं
और दूसरे तरीके अपनाने में बच्चे का नुकसान हो रहा। यानी बच्चा बड़ी क्लासेस में चला जा रहा, लेकिन उसको पढ़ाई आ ही नहीं रही, कुछ भी नहीं आता, उसको पढ़ना आता ना लिखना आता, लेकिन वो फेल नहीं करना है इसलिए पास हो रहा है। तो बड़ी क्लासेस में जाकर, ख़ास तौर पे जब वो 9वीं और 10वीं में आता है, उस वक्त असातिज़ा को बहुत मुश्किलें ज़्यादा बच्चे को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर अगर आप इस तरह देखें, चूँकि आपका बहुत लंबा तजुर्बा है इस फील्ड में, अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों से ख़ुसूसन हमारे माशरे में लड़कियों की तालीम बनिस्बत लड़कों से बेहतर है, और लड़के कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट लड़कों का ज़्यादा है, तो क्या वजह मानती है आप इस बात को? देखिए, इसके कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि लड़कों के लिए स्कूल और पढ़ाई से हटकर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले खेल है। आजकल टीवी में जब मुख्तलिफ मैचेस चलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, तो वो भी चाहते हैं खेलना। तो आपको गली में देखिए नज़र आएंगे, उस वक्त बहुत ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे। तो खेल का एक रुझान एक बच्चों में रहता ही है। उससे हटकर आज कंप्यूटर, मोबाइल और ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए तालीम से हटाने की वजूहात बन रही हैं। बच्चा उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा, उसमें टाइम ज़्यादा पास कर रहा, उसके पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, और शौक़ का तो मसला है ही है, और ये चीज़ें मिल गई उसको, तो उस वजह से लड़कों के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा मुश्किल आ रही है। लड़कियों को ज़्यादातर ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, और वो थोड़ा सा दूर भी रहती हैं। लड़की तो सीरियस होती है पढ़ाई के मामले में को लेकर के। माशरे में जो तब्दीलियाँ आ रही है, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं वैसा, तो आगे चलकर हमने ऐसे कहीं देखा है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन लड़का कम पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी शादी हो जाती है, तो आगे उनकी ज़िंदगी में तब भी प्रॉब्लम होती है उनको, सोचती है आप ऐसा? हाँ, वो तो है, क्योंकि जब ज़ाहिर है लड़कियां पढ़ेंगी तो उनके पास डिग्रियां हैं, बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं वो, और लड़के पढ़ाई में पीछे होने की वजह से डिग्रियां हासिल करने में पीछे हैं। बेजोड़ शादियां भी नज़र आती है। नहीं, वो हो सकती हैं बेजोड़ शादियां, उसके लिए कम से कम हमको लड़कियों की जहन साजी करना पड़ेगी कि भाई ठीक है, आप वो जो है ये नहीं समझना है कि हम बहुत बड़ी डिग्री ले लिए, कुछ बहुत काबिल हो गए। काबिलियत तजुर्बे से आती है, और लड़कों के पास ज़ाहिर है तजुर्बा तो काफ़ी रहता है, तो उस हिसाब से उनकी जो ज़हनी तरक्की है वो कहीं ज़्यादा होती है। जाहिर है कि एक पढ़े लिखे दिमाग की सोच में और एक कम पढ़े लिखे दिमाग की सोच में कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, और ये फ़र्क उनकी जो ज़िंदगी होती है, प्राइवेट ज़िंदगी होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं असर करता है। ऐसा महसूस करती है? जी हाँ, ये तो है, उसका असर काफ़ी होता है, और यही वजह है जो आजकल जो शादियों के बाद मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, घरेलू मसाइल, तलाक जैसे मसाइल बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। बढ़ गए, उसकी एक वजह ये भी है, और दूसरे साथ में कई वजूहत हैं, लेकिन एक वजह ये भी है। आप जैसे लोग जो तालीमी इदारे चला रहे हैं समझते हैं इस बातों को, इन तमाम बातों को, तो आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें हो रही हैं ताकि ये मसला जो है लड़कों की तालीम को लेकर के, तो ये किस तरह हल किया जा सकता है? इसके लिए असातिज़ा को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज लड़कों को पढ़ाना एक बड़ा चैलेंज का काम है, और इस चैलेंज को असातिज़ा को कबूल करना चाहिए। हम लड़कियों को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं, लड़कियों को थोड़ा सा अगर दबाव डालते हैं तो वो पढ़ लेती हैं, लड़के बहुत दबाव के बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यानी टीचर में अब ये इतना मादा होना कि वो कोशिश करे किसी तरह से बच्चे को पढ़ाई करवाएं, और एक बार अगर वो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लेता है फिर आगे उसको इतनी मुश्किल नहीं होती। पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इसमें? पेरेंट्स का तो बहुत अहम रोल है। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, मुसल्लस है ये, जिसमें एक तरफ बच्चा है, एक तरफ वालिदैन और एक तरफ उस्ताद या स्कूल होता है। और जब स्कूल और वालिदैन का दबाव बच्चे पर पड़ता है तभी जाकर बच्चा जो है अपने में चेंज लाता है, उस वक्त तक उसमें चेंज नहीं आता।
सिर्फ अकेला स्कूल कुछ भी नहीं कर सकता है, मदरसा कुछ भी नहीं कर सकता है, और ना ही पेरेंट्स अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ और सबको मिलकर लेना चाहिए कि लड़कों को किसी तरह तालीम के जेवर से आरास्ता करें, ये सब मिलकर ही कर सकते हैं ये। और इसी तरह के सवाल निकल कर आता है कि जो तालीमी इदारे हैं, खुसूसन माइनॉरिटीज़ के तालीमी इदारे जो है, और हुकूमत ने ऐसे इदारों को काफ़ी कुछ डोनेशन दे रखा है, काफ़ी कुछ मदद हुकूमत की तरफ से आती रहती है। आप समझती हैं कि जो तालीमी इदारे अक़लियतों में क़ायम किए गए, अक़लियतों के नाम से क़ायम किए गए, वहाँ पर उस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है जो क्वालिटी होना चाहिए, या कुछ कमियाँ आप आज भी महसूस करती है? कमियां बहुत ज़्यादा हैं। यानी जिस तरह का रोल टीचर का होना चाहिए, आज वो हमें नज़र नहीं आता। उसकी वजह सबसे पहले तो टीचर यही बताते हैं कि क्या करें, हम बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, सख्ती नहीं कर सकते। अब सख्ती नहीं कर सकते यानी कहीं वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, हालांकि उस्ताद टीचर कभी भी लाचार हो ही नहीं सकता, टीचर है वो। और उसमें गुर तो होना चाहिए कि वो बच्चों को कंट्रोल करे और उनको तालीम की तरफ राग़िब करे, ये टीचर का बुनियादी काम है। और ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमको अपने तौर पे कोशिश करते रहना चाहिए, और अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसका फल मिलने वाला है। अब मैं हमारे मदरसों की मिसाल दे सकती हूँ। बुरहानी नेशनल में थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज मिले। आज भी मुझे वहाँ का कोई बच्चा ऐसा बेकार फिरता हुआ नज़र नहीं आता, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। तो क्यों कर रहा है भाई, उसको उस तरह की कहीं ना कहीं उतना अटेंशन जितना आप लोगों ने दिया था बुरहानी नेशनल स्कूल की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उतना अटेंशन हर स्कूल में होना चाहिए। इस तरह की हम लोग सोच सकते हैं कि आप कमी महसूस कर रही हैं। नए तालीमी इदारे क़ायम करने की अगर हम बात करें, जहाँ पर अक़लियतों के लिए ज़रूरी भी है, आबादी के हिसाब से भी, तो नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक नया स्कूल क़ायम करने के लिए, नया तालीमी इदारा क़ायम करने के लिए किन किन शर्तों की ज़रूरत है और उसमें क्या दिक्कतें होती है? ये देखिए, अभी जो आरटीए एक्ट लागू हुआ है वो 2009 में लागू हुआ था, और हुकूमत महाराष्ट्र ने 2010 में उसको मंजूर किया। उसमें जो बुनियादी चीज़ें रखी गई हैं वो ऐसी है कि एक मतलब कोई मामूली किस्म के लोग या अक़लियतें इस किस्म के इदारे क़ायम नहीं कर सकती। उन्होंने कम से कम 1 एकड़ ज़मीन शहरी इलाक़ों के लिए कहा है, और 1.5 एकड़ ज़मीन जो है देही इलाक़ों के लिए कहा है। तो पहले तो आप कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी ज़मीन? शहर में आप लोग देख रहे हैं कहाँ है 1 एकड़ ज़मीन, कहाँ है जो इदारा क़ायम किया जाए? और अक़लियतों का इदारा वो तो तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। उसके बाद फिर क्लासरूम की साइज़ बतलाई गई है कि भाई इतनी बड़े क्लासरूम होना ज़रूरी है। उसी तरह से हर चीज़ ये ऐसी होना है, वो तो उतना करना अक़लियतों के लिए तो तकरीबन नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आइंदा अक़लियतों के लिए मदारिस खुलना आसान काम नहीं रहेगा। आज के मदरसों की बात करेंगे जो अक़लियतों के नाम पर चल रहे हैं। एक कमरे में आप 50 और 45 बच्चों को बैठाते हैं, बहुत सी ज़्यादा कमरा होती है, टूटे हुए टीन होते हैं, टूटे हुए खिड़की दरवाजे होते हैं। तो इस तरह के माहौल में बच्चों की ज़हनी परवरिश किस तरह हो सकती है और किस तरह वो तालीम की तरफ राग़िब हो सकता है, जब तक कि उसको एक साफ़ सुथरा और क्लीन माहौल ना मिले? बराबर है, ये बात सही है। आपको ऐसे बहुत सारे इदारे मिलेंगे जहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ मुंतज़मीन का काम है ये, वो इस बात को सोचें और कोशिश करें कि मदरसे के लिए जितना ज़रूरी है, जितना वो कर सकते हैं उतना करें, ताकि एक ऐसा माहौल मिले बच्चे को जहाँ पर वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, अपना जहन पूरा जो है पढ़ाई की तरफ लगा सके, बजाय दूसरी तरफ उसका जहन कन्वर्ट होने, डाइवर्ट होने के, एक ही जगह रहे। तो ये चीज़ जो है इदारों के मुंतज़मीन को सोचना ज़रूर। हुकूमत भी तो यही चाह रही है जी,
हुकूमत चाह रही है, लेकिन थोड़ा सा अक़लियतों के लिए थोड़ी सी छूट देना थोड़ी रियायत होना ज़रूरी है। आप क्या कह रहे हैं, अक़लियतों की रियायत होना चाहिए। अक़लियतों में कई तालीमी सोसाइटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने मदरसों को, स्कूलों को बिज़नेस के तौर पर लिया है। जी बराबर फिर किस तरह हम सोच सकते हैं कि आप जो कह रही हो पॉसिबल नहीं है, जो हुकूमत कह रही हो पॉसिबल नहीं है? है। देखिए, अगर तिजारत का भी हम सोचते हैं तो तो भी नामुमकिन है, क्योंकि शहरी इलाकों में आप देखिए ना, 1 एकड़ की जगह आप कहाँ से लाएंगे? कितनी जगह आपको मिल सकती है शहरी हुदूद में? तो 1 एकड़ ज़मीन खरीदना इतना, यानी तिजारत के हिसाब से भी सोचेंगे तो आसान काम नहीं है। देही इलाकों में हो सकता है भाई, फिर भी कर लें लोग, देही इलाकों में फिर भी आज हैं ज़मीनें। हम ऐसी उम्मीद क्यों ना करें कि अब जो नए तालीमी इदारे आएंगे वो एक अच्छा जहन लेकर और अच्छा खासा पैसा लेकर ही इसमें आएंगे। तो जब अच्छा पैसा लगाएंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, और अच्छा माहौल बनेगा तो अच्छे बच्चों की तालीम दी जाएंगी, उनकी जहन साजी भी अच्छे माहौल में होंगी। हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? नहीं, सोच तो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर सोचते हैं तो, लेकिन जहाँ माली हालत इस कदर कमज़ोर है अक़लियतों की, हम देखते हैं कि भाई किस तरह से उनका गुजारा हो रहा, वो हम वाकिफ़ है अच्छी तरह से। तो उसमें कितने लोग आगे बढ़ेंगे इदारे खोल सकने में? और अगर अब जब आप ये कह रहे हैं तो मेरे जहन में जो चीज़ आ रही वो ये है कि इस तरह का स्कूल खोलने के लोग इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं। इस तरह का स्कूल अगर खोलना है तो इंग्लिश स्कूल का जहन, क्यों नहीं खोलना चाहिए? इंग्लिश स्कूल की तरह अपने उर्दू स्कूल भी क्यों नहीं खोलना चाहिए? उसकी वजह यह है ना, इंग्लिश स्कूल वाले फीस वसूल करते हैं, डोनेशंस वसूल करते हैं। वो फीस और वो डोनेशन हम उर्दू मीडियम में ना तो पेरेंट्स देने की हैसियत से काबिल हैं और ना हम ले सकते हैं। हुकूमत देती है बहुत सारा पैसा, बिल्डिंग के लिए देती है, आपके लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए देती है, आपके कलर के लिए देती है, आपके लैब के लिए देती है। कितना देती है वो? 2 लाख रुपये साल भर में मिलते हैं, और वो भी अभी बतला रहे हैं कि आपको अगर 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया तो फिर नहीं देंगे हम। तो 2 बार 3 बार अगर 2-2 लाख रुपए मिल रहा है तो कितने हो रहे वो? 4 लाख या 6 लाख? 4 लाख और 6 लाख में आज क्या हो रहा है? और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो इस्तेमाल है, अगर सही तरीके से भी किया जा रहा तो हम बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा मसरफ में ला नहीं सकते। एक्चुअल सिर्फ 2 ही लाख मिलते हैं, 1 साल में 2 लाख जो मिल रहा है गवर्नमेंट से पैसा। तो और फिर उस पर भी पाबंदी कि आपको 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया, अब नहीं मिलेगा। यानी हुकूमत ने अक़लियतों के इदारों को बिल्डिंग बनाने के लिए भी फंड देना चाहिए, हाँ, ये वो माहौल बनाने के लिए भी फंड देना चाहिए, ज़मीन भी सरकारी देना चाहिए, तभी ये स्कूल बन सकती है इस तरह की जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है। जी जी, ये बिल्कुल सही है। और वरना फिर अभी हम बहुत सारे इंग्लिश स्कूल देख रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे चल रहे हैं, बड़े अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन फीस उसी तरह की लेते हैं वो। और एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा अपनी मातृ ज़बान में तालीम हासिल करने से महरूम रह रहा। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चा मादरी ज़बान में ही तालीम अगर हासिल करता है तो सही तालीम होती है उसकी, क्योंकि वो जो भी पढ़ रहा है उसको समझ कर पढ़ता है। समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खाली पढ़ना कभी भी काफ़ी नहीं होता। यानी पढ़ना यानी रटिफिकेशन इंग्लिश में। जाहिर है मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि आपका तजुर्बा के हिसाब से आज के जो टीचर्स हैं जो बच्चों की बुनियाद बनाने में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, ऐसे टीचर जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनसे आप ईमानदाराना कोशिश करने के लिए किस तरह की सलाह देंगे और उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल आपने किया है। हर टीचर का फ़र्ज़ है, अगर वो इस प्रोफेशन में आता है तो उसका काम है कि वो बच्चे को कुछ दे,
वो उसको ये सोच कर आना चाहिए कि यहाँ आने के बाद हमको मेहनत करना है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ जो बग़ैर मेहनत के किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता। तो हर टीचर जब वो ट्रेनिंग ले रहा है तो उस वक्त भी उसको बहुत कुछ बतलाया जाता है कि उसको आपको ये करना है, ये करना है, तो वो उस चीज़ को समझे। और दूसरी बात ये कि वो इस बात को भी समझे कि एक कौम की नस्ल एक नस्ल है पूरी की पूरी। अगर ये जनरेशन, ये नस्ल को कुछ मिलता है तो वो आगे कुछ दे सकते हैं। अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो आगे की नस्लों को क्या देंगे? उनके पास से खुद कुछ नहीं है तो वो क्या? हाँ, तो असातिज़ा ने इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम अगर टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चे को पढ़ाएं, यानी जितनी मेहनत वो कर सकते हैं करें। और दूसरी बात यह है कि अजर का काम है ये, अल्लाह ताला इसका अजर देने वाले हैं। आपसे हिसाब किताब होगा, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ इस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत है, आप ये सर्विस, ये जॉब समझ के कर रहे हैं और किसी तरह से कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे आप लोग तैयार रहेंगे। वो असातिज़ा आखिरत में जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। वो हजरात या वो मोहतरमा, वो खातून जो इस पेशे से ताल्लुक़ रखती है, उसे ईमानदाराना कोशिश करनी है, उसको मेहनत ज़्यादा करनी है ताकि वो आने वाली नस्लों को बना सकें। और बच्चों का मुस्तक़बिल ये इसी बेस में होता है, यहीं से शुरू होता है। प्राइमरी और हाई स्कूल के यहीं से शुरू होता है। अगर यहाँ पर टीचर कोताही करते हैं या सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो वो उसका जवाब देना उन्हें दुनिया में भी पड़ेगा। शायद दुनिया में ना देना पड़े, लेकिन आखिरत में ज़रूर इसका हिसाब किताब होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मैडम का तजुर्बा और मैडम की बातों से हमने सीखा है, या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस पेशे से जो ताल्लुक़ रखते हैं बहुत मोहतबर पेशा है, बहुत बड़ा पेशा है। इसको ईमानदारी से आप इस पेशे के साथ इंसाफ करें ताकि हमारी नस्ल के मुस्तक़बिल सुधर सके, संवर सके। मैडम, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई। आपका जो रूबरू प्रोग्राम है मैं देखती हूँ, और माशाल्लाह बहुत, यानी ऐसी ऐसी हस्तियाँ आती हैं जिनसे बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मैडम ज़किया सब्ज़वारी मैडम, मोहतरमा साहिबा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़।